संविधान के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे बेसिक शब्द है संविधान, इसको समझना पड़ेगा कि ये संविधान शब्द क्या है। क्या इसकी कोई बहुत डीप परिभाषा है, कोई बहुत क्लिष्ट परिभाषा है? वास्तव में है क्या? कई बार हम बड़ी बड़ी किताबों के नाम सुनते हैं, ये पढ़ लेनी चाहिए, या फिर छोटे में वो पढ़ लेनी चाहिए, और इससे हमें संविधान समझ में आ जाएगा। अक्सर लोगों को लगता है कि संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ अनुसूचियां हैं, उन आर्टिकल्स के बारे में हमारी मालूमात अच्छी होनी चाहिए, हमारा शासन प्रशासन कैसे चलता है हमको सब पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें वो जान जाते हैं, इसके बावजूद वो ये नहीं समझ पाते कि संविधान क्या है। सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें पता होना चाहिए कि संविधान होने का मतलब क्या होता है। एक और चीज़ है, लोगों में एक बात है लोगों के बीच में कि हमारे भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 से पूर्णतया लागू हो गया। क्या इसके पहले भारत में संविधान नहीं था? क्या इसके पहले जो भी यहाँ पर लोग थे उन्होंने किसी संवैधानिक दस्तावेज को पेश नहीं किया था? और अगर किया था तो फिर नए संविधान को बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्यों बनाया गया नया संविधान? तो हमारी पहली जो मूलभूत आवश्यकता है कि हम सबसे पहले जानें कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है जानना कि संविधान है क्या। आप जब इस क्लास के अंदर आते हैं और आपको कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि जैसे ही आप क्लास में एंट्री करने वाले हैं तो कुछ चीज़ों को आपको रोज़ फॉलो करना होगा। उनमें से एक चीज़ है कि आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखेंगे या साइलेंट रखेंगे। दूसरा, आपसे कहा गया कि क्लास के स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले आप अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, और अब जब टीचर अंदर आएगा उसके बाद एक छोटे अभिवादन के बाद क्लास शुरू कर दी जाएगी। ये वो नियम हैं जो आपके क्लास के अंदर आने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो, नहीं करते हो तो दोनों ही कंडीशंस को हम देखेंगे। पहली बात, जो नियमों की ये श्रृंखला बनाई गई कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये नियमों की श्रृंखला को हम अगर लिख कर बाहर टांग देते हैं, आप उनको पढ़ते हैं, आप आते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो ये छोटा सा संविधान है जो इस क्लास का संविधान है। ये संविधान क्या बता रहा है कि क्लास कैसे रन करेगा और कब इसकी उपादेयता सबसे अधिक होगी। ये केवल इतनी सी बात बताने के लिए है। बाई चांस आप इस संविधान को नहीं मानते हो, वो लिखा हुआ हो या हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया हो, लिख के इसे टांग दिया जाता है कि तुम रोज आते समय बाई चांस दिमाग में ना हो तो जैसे ही एंट्री कर रहे हैं आप पढ़ पाएँ, अरे यार वो मोबाइल तो वो स्विच ऑन रखा हुआ है, ऑफ कर लेते हैं। ये छोटी सी बात आपके दिमाग में आ जाती है। तो इन नियमों से क्या हो रहा है, हमारी क्लास सुचारू रूप से चल रही है। अगर हम 1 घंटे का वक्त लेकर चलते हैं कि इस वक्त के अंदर हमको इतनी चीज़ों को ख़त्म कर देना है, तो ये तभी आ पाएगा जब ये क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये नियम हैं जो ये निर्धारित करने वाले हैं कि हमारी क्लास बेहतरीन रूप से कैसे चलेगी। वैसे ही किसी राजा ने पत्थरों पर लिखवा दिया कि राज्य में पशु बलि नहीं दी जाएगी। राज्य ऐसा होगा जो सभी हमारे पड़ोसी देश हैं या पड़ोसी प्रदेश हैं उनसे प्रेम व्यवहार रखेगा। राज्य का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो पशुओं के प्रति या इंसानों के प्रति क्रूरता करेगा। राजा ने इसको पत्थर पे लिखवा दिया था और लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू किया। तो इससे जो राज्य चल रहा है वो बेहतर ढंग से चल रहा है और उन नियमों पे चल रहा है जो राज्य ने बनाए थे। इन लिखे हुए नियमों को जो कि राज्य ने लिखवाए हैं उनको भी क्या कहा जाएगा, उस राज्य का संविधान कहा जाएगा। तो ये 2 बात तो हमने आपको लिख के बता दी, पर कई बार इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो मौखिक होते हैं। जैसे कीप क्वाइट, आप लोग शोर मचा रहे थे, हम क्लास में आए
और हमने कहा कृपया शांति रखें और अब क्लास शुरू होने जा रही है। तो ये भी एक छोटा सा अनुदेश है जो आपको दिया जा रहा है ताकि क्लास सुचारू रूप से चले। तो हर वो नियम जो आपके राज्य को, आपके प्रदेश को, आपके क्लास को, आपके इंस्टीट्यूशन को बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए आपको निर्देशित करता है, वो क्या है? संविधान है। यद्यपि ये भारत का संविधान नहीं है। अब संविधान को अगर आपने फॉलो किया तो क्लास अच्छी चली, अगर नहीं फॉलो किया तो क्या क्या हो सकता है? आपने जैसे ही संविधान को फॉलो करना बंद किया या उसकी उपेक्षा करी, हुआ क्या कि क्लास में पीछे एक मोबाइल में फ़ोन आ गया। उसने कहा सर 1 मिनट। हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं है 1 मिनट। उसने फ़ोन उठाया, लगा बतियाने, सर घर से फ़ोन था। हमने कहा ठीक है बतिया लो। वो बतियाने लगा, उसने फ़ोन रखा, कहा जी सर ओके। इतने में क्या होता है कि आपका फ़ोन आ जाता है। अब हमने उसको कहा हुआ था कि ठीक है बतिया लो, अभी अगर तुम कहोगे कि घर से फ़ोन आया है, ज़रूरी फ़ोन है, तो हमको तुम्हें भी तो यही कहना पड़ेगा ठीक है लेकिन अभी किसी का फ़ोन नहीं आना चाहिए। पर उससे हुआ क्या है कि एक क्लास डिस्टर्ब हो गई है और जिन मापदंडों को लेकर, जिन मानदंडों को लेकर हमने क्लास संचालित करी थी वो पूरे नहीं हो पाए। ठीक, अब इसका एक और दूसरा तरीका है कि इस लड़के ने आज अपने फ़ोन को ऑफ नहीं किया था, फ्लाइट मोड में नहीं डाला था। अब इस बात के लिए हम इसको दंडित कर सकते हैं कि भाई यू आर नॉट फॉलोइंग, जो नियम बनाए गए थे आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है क्लास, तो आप जाइए यहाँ से। ठीक, अब हमने जाने को कहा, ठीक, हमने जाने को कहा, लड़का या तो उठ के चला गया या फिर नहीं गया। अब अगर चला गया तो बात ख़त्म हो गई, हमारी क्लास फिर संचालित हो गई। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब वो नहीं जाता है तो हम अपने यहाँ की सिक्योरिटी को बुलाते हैं। बाई चांस वो बदतमीज़ी कर रहा है तो हम कहेंगे देखिए भाई ये ठीक से नहीं बैठे हैं, आप इनको लेके जाइए। ज़रा यहाँ पर हम सबके कार्यों को देखते हैं। इंस्टीट्यूशन ने जो अनुदेश दिए थे वो अनुदेश बनाए इंस्टीट्यूशन ने, इसलिए उस विधान को बनाने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या हो गई? विधायिका हो गई। ठीक, अब क्लास लेवल पे उनको फॉलो हम करवा रहे हैं। हम क्या हो गए? कार्यपालिका हो गए कि उनको हम फॉलो करवा रहे हैं और मेरी वजह से ये लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर कोई उद्दंडता करता है तो अब हम एक न्यायालय की भूमिका में होते हैं, न्यायिक अधिकारी की भूमिका में होते हैं और कहते हैं कि सिंस यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन यू आर ऑर्डर टू गो आउट। अब अगर वो गया तो यहाँ पे पुलिसिया भूमिका नहीं आई, कार्यपालक भूमिका नहीं आई, लेकिन अगर वो नहीं गया तो यहाँ पर फिर प्रशासन आया और वो लेकर गया। तो संविधान को बनाने में, उसको फॉलो कराने में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? पहली बात तो ये नियम है। हम भारत के संविधान में बाद में पहुंचेंगे। राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषा को हम बाद में देखेंगे। एक राज्य में इनकी आवश्यकता क्या होती है उसको बाद में देखेंगे। पर एक छोटे रूप में जानना ज़रूरी है कि संविधान क्या होता है। तो संविधान कोई किताब नहीं है, दिमाग बिल्कुल क्लियर कर लो। संविधान कोई किताब नहीं है। संविधान नियमों का संग्रह है जिससे आपका देश या आपका क्लास या इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली चलने वाला है। ये नियमों का संग्रह है और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उस संविधान का पालन हो। तो संविधान क्या है ये बात समझ में आई। ये नियमों का संग्रह है जिससे हमारा देश, हमारा इंस्टीट्यूशन बेहतर ढंग से चले। दूसरी बात होती है कि हमारे देश का संविधान क्या है, या हम जो बातें सुनते हैं कि 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा जो संविधान था वो हमने अपना लिया था, 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू हो गया था। या बनने की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या प्रोसीजर्स निर्धारित किए गए थे, कैसे संविधान की सभा बनी थी, ये सारी चीज़ें जानते हैं। पर इससे भी पहले जाते हैं, एक राज्य का होना क्या होता है, एक राज्य क्या है। कंसीडर कर लो ये एक जमीन है। क्या है? जमीन। ये क्या है?
ये एक ज़मीन है, इस ज़मीन में कोई रहता नहीं है, कोई लोग नहीं है, ये केवल ज़मीन है। जैसे हम कहते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ज़मीन है, बर्फ़ जमी हुई है, साइबेरियन प्रदेश जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। अब यहाँ पर आप एक नियमों की तख्ती लगा डालो कि कोई भी व्यक्ति 5 बजे के बाद बाहर खेलेगा नहीं। जब व्यक्ति है ही नहीं तो नियम किस बात का? सही। दूसरा, ये कुछ लोग हैं लेकिन इनकी कोई स्थायी जगह नहीं है। पहली चीज़, ये ज़मीन थी। दूसरी चीज़, ये लोग हैं, इनकी कोई स्थायी जगह नहीं है। ठीक, ये जगह जहाँ पर हैं भी वो भी इनकी नहीं है। जैसे हमारे भारत में देखें धर्मशाला, धर्मशाला में तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। वो हैं कहाँ के? तिब्बत के हैं, रहते यहाँ पे हैं, लोग हैं ना, रहते यहाँ पर हैं। ये सोचें कि हम अपना एक संविधान बना लें तो कैसे बना लें जब इनके पास खुद की ज़मीन ही नहीं? उस ज़मीन के लिए संविधान कैसे बना लें, या उन लोगों के लिए संविधान कैसे बना लें? अब हम राज्य में आ गए हैं, इस वजह से हम ये बात कर रहे हैं। अदरवाइज तिब्बती शरणार्थी भी अपने लोगों के बीच कुछ नियम कायदे कानून बना सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि वो रीजन उनका है ही नहीं। एक बात हो गई ज़मीन, दूसरी चीज़ हो गई लोग, तीसरी चीज़ होती है सॉवरेनिटी या संप्रभुता। संप्रभुता, सॉवरेनिटी, क्या मतलब है इसका? इस चीज़ को जानेंगे। अब हम चलते हैं 1947 के पहले के भारत में। 1947 के पहले के भारत में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि हम पर जो शासन करने वाले लोग थे वो यूरोप से आते थे। यूरोप की आबो हवा अलग है, यूरोप का कल्चर अलग है, यूरोप की आर्थिक जो समृद्धि है वो हमसे अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन वो यूरोप का व्यक्ति आकर अगर भारत में नियम बनाएगा, कोई नियम बनाएगा, तो क्या वो अपने फ़ायदे के लिए बनाएगा या भारत में रहने वाले लोगों के फ़ायदे के लिए बनाएगा? जैसा भी तुमने इतिहास में पढ़ा हो, क्या लगता है किसके लिए नियम बनाएगा? जो किसके फ़ायदे में होंगे? जो यूरोपियंस के फ़ायदे में होंगे। नियम तब भी रहेंगे। आपने पढ़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिसिया सुधार किए, आप सेना की सुधार भी देखोगे, आप प्रशासनिक सुधार भी देखोगे। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये किसके हितार्थ हो रहा था? यूरोपियंस के हितार्थ हो रहा था। वो अगर रेलवे भी डेवलप कर रहे थे तो अपने हितार्थ डेवलप कर रहे थे। लेकिन किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत होती है, इसलिए जो नियम यहाँ पर आते थे, आप 1773 से देखना शुरू कर देंगे। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, और करते हुए हम देखते हैं 1947 में लास्ट एक्ट आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। वो अधिनियम लास्ट में आता है, और 1773 से लगा के आप एक्ट्स को देखते चले जाएंगे। तो नियम कायदे कानून तब भी थे, जनता के लिए भी थे, यूरोपियंस के लिए भी थे। लेकिन उन नियमों को बना कौन रहा था? ये बन के कहाँ से आ रहे थे? ये वो लोग बना रहे थे जो भारतीय ज़मीन को नहीं जानते थे, भारतीय समाज को नहीं जानते थे, भारतीय परेशानियों को नहीं जानते थे। कौन कौन से मुख्य मुद्दे हो सकते हैं? यहाँ पर देवी काली की उपासना होती है, वहाँ तो नहीं होती है। यहाँ के धार्मिक जो रीति रिवाज हैं वो वहाँ से जैसे नहीं हैं। ठीक, बड़ी परेशानी हुई थी। लॉर्ड मैकाले जब IPC CPC लेकर आए थे ना, तो परेशानी हुई थी। क्यों? क्योंकि भारत में हिंदू विधियाँ चलती थी, मुस्लिम विधियाँ चलती थी। उन विधियों के के आधार पर कुछ चीज़ों के निर्णय होते थे कि गोद लेने के निर्णय क्या होंगे, शादी विवाह के निर्णय क्या होंगे, तलाक के निर्णय क्या होंगे, ये सब हिंदू विधि, या फिर उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे, ये हिंदू विधियों पर, मुस्लिम विधियों पर चलते थे। लेकिन वो जो लेकर चीज़ें आ रहे थे उनमें यूरोपियन टच था, और यूरोपियन चीज़ों को कैसे आम जनमानस मान ले पूरी तरह से, तो वो लेके आते ज़रूर थे। 1773 से लगा कर रेगुलेटिंग एक्ट आने शुरू हुए, और धीरे धीरे इन एक्ट्स का ना भारतीयकरण भी हुआ। वो भारतीय मनोदशाओं के हिसाब से बदले भी गए।
जब आप इसका पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे किस तरह से इसका भारतीयकरण भी होता चला गया। खासतौर से 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, आप देखेंगे कि इसका भारतीयकरण भी होता चला गया। भारतीयों की आवश्यकता के अनुसार तब्दीलियां भी की गई, लेकिन शुरुआत ऐसी नहीं थी। तो विधियां पहले भी थी, कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी था, नियम कायदे कानून पहले भी थे। क्यों थे? कि देश कैसे चलेगा। तो देश कैसे चलेगा, उसमें सुरक्षा व्यवस्था भी थी, उसमें आर्मी भी थी, उसमें न्यायालय भी थे। वो सारी ज़रूरत की चीज़ें थीं जो आज के देश में आप देखते हो, वो सारी चीज़ें थीं उनमें। लेकिन उनमें जो नियम बनाए गए थे वो नियम भारतीयों ने नहीं बनाए थे। वो नियम पास होकर कहाँ से आते थे? इंग्लैंड की संसद से पास होकर आते थे। इवन जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो भी वहीं से पास होकर आया था और तब उसकी घोषणा यहाँ पर की गई थी। तो वो बनते वहाँ थे। अब प्रश्न ये है कि आपका घर है, आपके घर में कुछ कमरे हैं, एक छत है, कुछ किचन है, एक बाग है, सब कुछ है, लेकिन आपके घर में जो आपके परिवार के लोग हैं वो ये निर्णय नहीं ले सकते कि खाना हम किचन में बनाएंगे कि खाना हम बाग में बनाएंगे। अचानक से एक व्यक्ति आता है, कहता है भाई यहाँ कहाँ खाना बन रहा है, बाहर करो, किचन में नहीं, यहाँ नहीं, चलो बाहर बनाओ आज। आपका पूरा घर मान जाता है और जाके बाहर रसोई लगा लेता है। अगले दिन वो फिर आता है कि भाई देखिए सोना यहाँ नहीं है, किचन में सोना है। ये व्यक्ति आपके घर परिवार का नहीं है, इसने बनवाया भी नहीं है, लेकिन नियम में ये निर्णय कौन कर रहा है? ये बाहर का व्यक्ति कर रहा है। बिल्कुल सेम कंडीशन थी भारत की कि हम भारत के लोग थे, हम ही को संचालित किया जाना था, लेकिन उन नियमों के बनाने में हम शामिल नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं। 1947 से पहले भी नियम थे, लेकिन उन नियमों में क्या था और क्या नहीं था। देखें, हमारे पास भारतीय भूभाग था। उस भारतीय भूभाग में भारतीय जनसंख्या भी थी जिनके लिए नियम कायदे कानून बनाए जा रहे थे, लेकिन उस समय तक हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। हमारी निर्णय कौन करता था? यूरोपियंस करते थे। बर्मा से संधि की जाए, नेपाल से युद्ध किया जाए, अफगानिस्तान पर हमला कर दिया जाए, ये सारी निर्णय कौन कर रहा था? यहाँ तक कि आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बता दिया गया कि ये शामिल है ना? तो वो भी निर्णय किसने किया था? तत्कालीन ब्रिटानी सरकार ने किया था कि भारतीयों ने किया था? नहीं, निर्णय कौन करता था? संप्रभुता किसके पास थी? उनके पास थी। अब हम बात करते हैं राज्य का होना। राज्य क्या है? राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, केरला, असम नहीं है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो राज्य के होने का मतलब क्या होता है? नंबर एक, 2 और 3, अगर हम इन तीनों को इसके अंदर रख दें तो ये राज्य की परिभाषा है कि राज्य क्या है। एक भूमि प्रदेश, उस भूमि प्रदेश पर जनसंख्या, और उस जनसंख्या पर एक चीज़ और हम यहाँ पर जोड़ेंगे, जो नियम कायदे कानून होते हैं वो भी जोड़ेंगे। उसमें इसको 4 नंबर डाल देते हैं, बल्कि डालना तो 3 नंबर चाहिए था, पर 4 नंबर डाल देते हैं। इसको हम 4 नंबर डाल देते हैं नियम। कि एक राज्य है जिसके अपने लोग हैं, मतलब एक ज़मीन है जिस पर लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए निश्चित नियम बनाए गए हैं और वो नियम संप्रभुता से लिए जा सकते हैं। तो अगर ये 4 चीज़ें यहाँ शामिल हैं तो अब ये राज्य है। ठीक, तो एक राज्य होने का मतलब क्या हुआ? हमारी ज़मीन, ज़मीन में लोग, लोगों पर नियम और नियमों की संप्रभुता। समझ में आई? संप्रभु होने का मतलब समझ में आया कि किसी भी निर्णय पर हम संप्रभु हैं। जैसे तुम्हारे घर में पड़ोसी नहीं कह सकता कि खाना कहाँ बनाओ, निर्णय तुम्हारा ही अंतिम होगा। वैसे ही एक राज्य होने की परिभाषा क्या है? समझ में आई कि राज्य होने के लिए ज़मीन का होना। अब इनके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कौन राज्य है और कौन राज्य नहीं है।
धर्मशाला में रहने वाले लोग क्या राज्य का निर्माण करते हैं जो तिब्बती बौद्ध शरणार्थी हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। निर्णयों की अपने खुद के नियम निर्णय नहीं हैं, उन निर्णयों की संप्रभुता भी नहीं है। लोग हैं तो क्या हुआ? साइबेरिया और अंटार्कटिका, वहाँ ज़मीन तो है पर लोग नहीं हैं। नहीं है तो अब नियमों की बात नहीं आती, अब नियमों की संप्रभुता की बात भी नहीं आती। तो कुल मिला के अंटार्कटिका को या साइबेरिया को आप राज्य में शामिल नहीं कर सकते। इसके बाद बात करते हैं 1947 के पहले का भारत। वहाँ ज़मीन भी है, नियम भी हैं, लोग भी हैं, लेकिन क्या वो राज्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संप्रभुता नहीं है। लेकिन 1947 के बाद का भारत, जब हमारा संविधान लागू हो जाता है, उस दिन से हम संप्रभु हो जाते हैं। उस दिन से हम संप्रभु हो जाते हैं और उस दिन से हम राज्य की परिभाषा में शामिल हो जाते हैं कि हमारे पास निश्चित भूखंड भी है, हमारे निश्चित लोग भी हैं, हमारे पास निश्चित नियम भी हैं जो संविधान में वर्णित कर दिए गए हैं, और साथ में उन नियमों के ऊपर, निर्णयों के ऊपर हमारी संप्रभुता भी शामिल है। समझ में आई? तो आपने दो चीज़ें समझी कि संविधान होने का मतलब क्या होता है। तो कभी मत सोचना कि संविधान एक किताब है। संविधान एक किताब नहीं है, वो एक दस्तावेज ज़रूर है जिसमें वो नियम लिखे हुए हैं कि कैसे ये देश संचालित होगा, इसके कौन कौन से स्तंभ होंगे, ये संचालित कैसे किया जाएगा। तो हम अक्सर उसको किताब मान लिया करते हैं, नहीं, वो लिखित नियमों की एक हमारे पास श्रृंखला है। ठीक है, तो संविधान होने का मतलब आप जान गए, वो नियम कायदे कानून जिनसे कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी, कोई भी देश सुचारू रूप से संचालित हो सकता है। वो उस संस्था का, उस कॉरपोरेशन का या उस देश का संविधान कहा जाएगा। इसलिए जब हम बात करेंगे भारत का संविधान, तो वो नियम और उनका संग्रह जिनके द्वारा भारत देश सुचारू रूप से संचालित किया जाने वाला था या किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? भारत का संविधान। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन? अब हम बात करेंगे कि इस संविधान के कंटेंट क्या हैं, क्या ज़रूरत है उन कंटेंट्स के होने की। हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। आप पहले बताएं, ये सारी बातें बिल्कुल ज़मीन की हैं, समझ में आई या नहीं आई? कितनी समझ में आई? ऐसा नहीं होता है कि हम अचानक से आए और आपसे कहते हैं कि व्हाट आर्टिकल 1 सेज, अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, या हम बातें करें कि अनुसूचियाँ, किस अनुसूची में क्या रखा गया है। केवल इतनी सी बात नहीं है संविधान। संविधान एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको पहले दिमाग में फ्रेम करना होता है कि संविधान होने का मतलब क्या है, संविधान होने की आवश्यकता क्या है, क्यों हम बात करते हैं विधायिका की, कार्यपालिका की या फिर न्यायपालिका की। तो एक छोटा सा उदाहरण हमने आपको दिया था कि कैसे एक विधान को ऑफिस में बैठ के बनाया गया था, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक कार्यपालिक सदस्य मतलब टीचर यहाँ पर मौजूद था, और जब उस चीज़ को नहीं माना गया तो न्यायपालिका अस्तित्व में आ गई, है ना। तो ऐसे ही देश में होता है कि किन नियमों से ये देश चलेगा, तो उन नियमों को बनाने की सर्वोच्च संस्था क्या होगी? विधायिका होगी। वही सब लोग मिलकर विधान बनाने वाले हैं। विधान को कैसे बनाया जाएगा, कैसे पास किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इसकी गहराई में जाएंगे तब समझ में आ जाएगी ये सब कैसे होता है, तरीके क्या है। लेकिन विधान को बनाने के लिए उन लोगों की संस्था होनी चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि वो विधान हमारे लोगों द्वारा बनाया जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उस विधान को बनाने में हमारे लोगों की सहमति ज़रूरी है। उस संविधान में हम शामिल हैं। संविधान का शुरुआत ही होती है संविधान की हम भारत के लोग। पर कई बार प्रश्न आपके दिमाग में आ जाते हैं कि उस नियम को बनाने में मैं तो शामिल नहीं था, फिर कैसे हो सकता है कि भारत के संविधान में जो विधान बनाए जा रहे हैं उसके संवैधानिक स्ट्रक्चर के थ्रू उसमें हम तो शामिल थे ही नहीं, मेरा नाम कैसे इसमें लिया जा रहा है कि भाई जो भी है उसमें तुम भी शामिल हो।
हम भारत के लोग कैसे शामिल हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं कि किसी भी विधान को बनाने की जो तरीके होते हैं। पहली बात तो अगर हम पुराने समयों में चले जाएं, जब एक राजा होता था जो नियम बनाता था और उसके बाद उस नियम को पालन भी वही कराता था, और इसके बाद अगर कहीं पर उस नियम की अवहेलना होती थी तो दंड भी वही देता था। ठीक, राजा ने नियम बनाया कि जो चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। किसी ने चोरी करी, ये राजा ने नियम बनाया है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये जैसे हम दंड संहिता, ये दंड संहिता नहीं, हम इसको नियम के रूप में देख रहे हैं, कानून के रूप में देख रहे हैं। राजा ने नियम बनाया कि जो झूठ बोलेगा उसकी ज़बान काट दी जाएगी। अब आप बताएं, क्या उसके इस नियम को बनाने में कोई और शामिल था? क्या देश के लोग, राज्य के लोग शामिल थे? नहीं शामिल थे। एक रात अचानक वो उठ के बैठा और उसने कहा कि सुनो, कल से जो झूठ बोलेगा उसकी ज़बान कटवा देंगे। नियम बन गया। एक दरबारी पकड़ के लाया, साहब इसने झूठ बोला था। साहब ने कहा इसकी ज़बान काट दो। ज़बान काट दी गई। बनाया नियम किसने? राजा ने। पालन किसने कराया? राजा ने ही। राजा के आधार पे ही तो पालन हो रहा है। और राजा ने ही निर्णय दे दिया कि इसकी ज़बान काट दो, उसकी ज़बान काट भी दी गई। ज़बान काटी किसने? काटी किसने? उन लोगों ने काटी जिनको राजा ने अपनी तरफ से एक शक्ति दे रखी थी कि ज़बान काटने का जो शक्ति है वो तुमको दी जाती है। अब ऐसा थोड़ी उसने कहा ज़बान काट दी जाए और गांव में जो है जो दुधार रहता था उसको बुला के ज़बान कटवा दी गई। नहीं, उसके लिए निर्धारित व्यक्ति है जिसको शक्ति दी गई है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कोई ना कोई है जिसके लिए शक्ति दी जा रही है, क्योंकि राजा उस चोरी करने वाले को, झूठ बोलने वाले को खुद पकड़ कर नहीं लाया है। उसके लिए भी कोई व्यक्ति ऑथेंटिक रूप से लगाया गया है। लेकिन समय बदलता है तो अब राजा क्या करता है, अपने साथ एक मंत्रियों की सभा ले लेता है। शिवाजी के समय में आप अष्टप्रधान देखोगे, पेशवा थे, अमात्य थे, मजूमदार थे, खबरनवीस, ऐसा करके आप देखोगे अष्टप्रधान। और बहुत से राजाओं की मंत्रियों की सभा आप देखोगे। कई बार सीरियल्स में देखते हो, जब आप चाणक्य सीरियल देखते तो वहाँ पे देखते थे सभा में मंत्री बैठे हुए हैं। अब निर्णय लिया जाना है कि अगर हम पर कोई बाहर से आक्रमण करेगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रक्षा की नीति अपनाएंगे या युद्ध की नीति अपनाएंगे। सबसे मिलकर शामिल क्वेश्चन पूछा गया। 10 लोगों ने कहा कि नहीं हम युद्ध करेंगे, 5 लोगों ने कहा कि नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे, हम शांति की नीति अपनाएंगे। इन सब के निर्णयों से सहमत होते हुए राजा ने एक सहमति पर हस्ताक्षर कर दिए कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति युद्ध करेगा तो हम युद्ध का निर्णय ले लेंगे, क्योंकि 10 लोगों ने ऐसा कहा है, 5 लोग इसके विरोध में रहे होंगे। तो ये आप देख रहे हो, वोटिंग करा के निर्णय ले लिया गया। इसमें राजा अकेला शामिल नहीं है। अगर 10 लोगों ने कहा होता नहीं हम शांति का निर्णय करेंगे, तो हो सकता है राजा ने वो निर्णय मान लिया होता। तो अब इस नियम को बनाने वाली जो विधान की सभा थी वो बदल गई। पहले राजा अकेला विधानसभा था, खुद अकेला विधायिका था। अब एक परिषद बन गई है जो विधायिका है। ठीक, समय बदलता है, हम लोकतांत्रिक देशों में आते हैं, देखते हैं लोकतांत्रिक देशों में क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाएगा कि भाई ये विधान बनाया जाना है, इसमें तुम्हारी सहमति है या नहीं है। जैसे आप 60 लोगों की क्लास है और मेरे लिए आसान है कि हम हर एक बच्चे से ये पूछ लें कि कल की क्लास और अगले 1 हफ्ते तक क्यों ना हम 1.5 घंटे की क्लास रखें। लड़कों में से सबसे हमने अलग अलग पूछ लिया, क्योंकि 60 लोग यहाँ पे थे, या किसी हमने कहा कि अपने अपने कागज़ में लिख के दे दो, हम बाद में काउंट कर लेंगे। आप लोगों ने दे दिया लिख के। हमने गिना कि 30 फेवर में थे, 30 अगेंस्ट थे। अब मेरा निर्णय यहाँ पर कास्टिंग वोट आने वाला है। 30-30 बराबर थे। अब इसमें हमने निर्णय दिया कि 1.5 घंटे की क्लास अगले 1 हफ्तों तक चलाई जाएगी। तो उन 30 लोगों के पक्ष में निर्णय हो गया जिन्होंने फेवर में किया था। और किसकी वजह से हो गया? मेरी वजह से, क्योंकि साइन हमने कर दिए थे। पर बाई चांस ये निर्णय ऐसा होता कि 50 लोग फेवर में होते और 10 लोग अगेंस्ट में होते, तो सीधी सी बात है उन 50 के हिसाब से तो बातें होनी ही थी, साइन हम तब भी कर देते। लेकिन पहले केस में हमारा कास्टिंग वोट था, हमारे वोट की वजह से ये अधिनियम बना या ये नियम बना, ये विधान बना। लेकिन दूसरी कंडीशन में
ये मेजॉरिटी की वजह से विधान बना, ठीक। लेकिन कंसीडर करो कि इस क्लास में लोगों की संख्या 60,000 होती, कितनी? 60,000 होती, और हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का निर्णय लेने में हमको 1 सेकंड का समय लगता। कितना? 1 सेकंड का समय लगता। और अगर 1 सेकंड का समय लगता तो 60,000 लोगों की राय लेने में हमको कितने सेकंड का समय लगता? ज़रा देखें तो। हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो ये मिनट बन जाएगा। एक 0 गया और एक 6 गया, ये हो गया 1000 मिनट। 1000 मिनट लगता। अब अगर इस 1000 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करें बाई 60 तो 1 0 फिर गया। 100 को 6 भागों में बांट दो, ठीक। अगर आप 100 को 6 भागों में बांट देते हो तो 17 के आसपास घंटे आएंगे। 17 के आसपास घंटे आएंगे। मतलब 1 सेकंड के बावजूद हमने एक व्यक्ति से 1 सेकंड निर्णय का लिया है, लेकिन हमको कितना लगा? हम मान लेते हैं फाइनल निर्णय मेरे लेने तक 18 घंटा लग गया। क्या बताओ, ऐसी कंडीशन में हमको एक एक बच्चे से पूछना चाहिए था? नहीं पूछना चाहिए था। अब हमने क्या किया होता यदि कि भाई 60,000 बच्चों के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 60 लोगों को हमने उनका मुखिया बना दिया कि प्रति 1000 का मुखिया एक व्यक्ति है। अब हमको कितनी काउंटिंग करनी है? केवल 60 वोटों की, ठीक। और वो जो प्रत्येक व्यक्ति है वो 1000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनकी हाँ रही हो या ना रही हो, उसके आधार पे इसने निर्णय ले लिया है कि हाँ है या ना है। हमको अब कितनी काउंटिंग करनी पड़ी? 60। अब 60 के लिए अगर हमने एक मिनट भी दिया तो हमको कितने मिनट लगे? 60 मिनट। मतलब 1 घंटे में निर्णय हो गया, ठीक। 60,000 लोगों का निर्णय 1 घंटे में हो गया। अब आप बताएं कि जब लोग ज़्यादा हैं तब हमको क्या करना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव बना देना चाहिए। और जब लोग कम हैं, केवल 60 थे, तो हमने लोगों से पूछ लिया। तो ऐसे ही विधानों में आप शामिल हो जाते हो। जो आपके एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से होते हैं उस क्षेत्र का जो पार्लियामेंट का सदस्य होता है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो लोकसभा में आपका पक्ष रखने के लिए व्यक्ति है जिसको चुनकर आपने भेजा है। चुना तो तुम ही ने ना। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहा जाता है प्रतिनिधित्व, प्रातिनिधिक लोकतंत्र। ये कौन सा लोकतंत्र है? प्रातिनिधिक लोकतंत्र, क्योंकि इसमें एक प्रतिनिधि नियुक्त है और उस प्रतिनिधि की बात को ही मान लिया जाएगा कि आप सब लोगों की बात है, ठीक। अब ये सब लोग जब बैठते हैं भारत की संसद में विधायिका के रूप में, तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत की संसद में बैठे हुए जो 543 मेंबर्स हैं, 543, वो आपके रिगार्डिंग सक्षम है निर्णय लेने के लिए। और जो नया विधान बना है उस विधान में इस तरह से आप शामिल भी हैं। समझ में आ गई? आगे हम लोग क्लास को बढ़ाएंगे तो बहुत सी चीज़ों को देखेंगे। आज का क्लास शुरुआती लेक्चर था, बहुत भारी नहीं हो, आप बातों को बेहतर ढंग से समझ पाएँ कि चीज़ें क्या हैं। स्पेसिफिक रूप से हम कॉन्स्टिट्यूशन को आज नहीं पढ़ रहे थे, केवल सतह को जानने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक छोटा सा बच्चा समझ सके कि संविधान होने का मतलब क्या है, ठीक है। तो आज के दिन के लिए विदा करते हैं और उधर से जो हमारा कैमरा है उसको क्लिक कर दें। अगर आप मेरा